मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सत श्री अकाल, सुप्रभात। आशा करता हूं कि आप हमारे सभी मित्रगण अपने घर में बहुत ही अच्छे से सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है, यह क्लास प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे आपकी सेवा में मैं लेकर के हाजिर हो जाता हूं। चलिए शो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमारे ऐसे विद्वान साथी जो अभी तक हमें फेसबुक पेज पर और हमारे इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप पूरा अपडेट पाने के लिए यहाँ पर भी हमें जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका हेली राष्ट्रीय उद्यान। देखिए मित्र, आपको बताना चाहूंगा, हेली राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसे वर्ष 1936 में, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस वर्ष में, वर्ष 1936 ईस्वी में बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश, अब लेकिन ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में नहीं है, वर्तमान में उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थापित किया गया था। यह उद्यान रामगंगा नदी को पाटलिदून घाटी में 1318.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल इसकी जो क्षेत्र है वो कितना है, तो टोटल है 1318.54 वर्ग किलोमीटर। कहाँ पर है मैंने आपको बता दिया, वर्तमान समय में ये उत्तराखंड के चमोली जिले में। लिख लीजिए आप, क्योंकि पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। अब इससे रिलेटेड एक जो बड़ा अच्छा प्रश्न निकल के आता है उस पे मैं चर्चा करता हूं। वर्तमान में इसे अब हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से नहीं जाना जाता है। वर्तमान में इस पार्क को आप देखेंगे, सुनेंगे, तुरंत आपको याद हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और एक जो बहुत ही अच्छा प्रश्न इससे निकल के आता है वो ये निकल के आता है दोस्त, यह देश का अगर आपसे कहे प्रथम बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो वो यही है। किस वर्ष में बना था, तो वर्ष 1973 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में ये पूरे भारत देश का प्रथम बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित हुआ था। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है। दम्फा टाइगर, देखिए दम्फा टाइगर रिजर्व ये जो है मिजोरम राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी वर्ष 1985 ईस्वी में हुई थी, जबकि इससे रिलेटेड और एक दो प्रश्न जो बनते हैं, वर्ष 1994 ईस्वी में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन देखिए कैसे कह सकता है, कैसे पूछा जा सकता है। आपसे पहला प्रश्न ये कि दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है कहां पर, मिजोरम में। इसकी स्थापना कब हुई, 1985 ईस्वी में। इसको जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया कब, 1994 में। और जो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न इसी के साथ इसमें छिपा हुआ है वो यह है, यह मिजोरम का सबसे बड़ा, यह मिजोरम का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मिजोरम के जो पीसीएस के एग्जाम होंगे वहां पर पूछा जा सकता है और आपके यहाँ भी पूछा जा सकता है। यह मिजोरम का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है। देखिए भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या 10 है। इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग में या संघ लोक सेवा आयोग में बार बार पूछा जाता है। उसमें क्वेश्चन क्या कहेगा, या तो डायरेक्टली यही क्वेश्चन कहेगा या फिर बता देगा, पूछ लेगा कि बताइए वो भौगोलिक क्षेत्र जो इसमें नहीं है। अब आपको 10 याद होना चाहिए, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको 10 याद होना चाहिए। मैं लिख देता हूं। पहला हो गया आपका
ट्रांस हो गया, उसके बाद हिमालय, हिमालय ट्रांस हिमालय क्षेत्र, चलो कि ये पूरा लिखने देते हैं। पहला आपका हो गया ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। उसके बाद दूसरा हो गया आपका हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र। फिर इसके बाद तीसरा आप नोट डाउन कर लीजिए, हिमालय क्षेत्र हो गया, ट्रांस हिमालय, हिमालय क्षेत्र, मरुस्थल, मरुस्थल, मरुस्थल हो गया। फिर चौथा नाम आ जाता है अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क। उसके बाद पांचवा आता है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। उसके बाद छठा लिख लीजिए दक्कन, दक्कन प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप। उसके बाद आपका सातवां है गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। के बाद आठवां आ जाता है उत्तरी पूर्वी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत। ये आपका आठवां हो गया मित्र। नौवां आता है द्वीप, द्वीप। और 10वां हो गया तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश। तो आप जरा क्वेश्चन पे गौर करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? हमने बताया 10 हैं। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, हिमालय क्षेत्र, मरुस्थल, अर्धशुष्क, पश्चिमी घाट, दक्कन प्रायद्वीप, गंगा का मैदान, उत्तरी पूर्वी भारत, द्वीप और उसके बाद तटीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है निम्न में कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? कौन सी नदी ज्वार नदमुख? अब देखिए ज्वार नदमुख का मतलब होता है नदी का मुख के जो है जो स्थितियां होती हैं। आपको इसमें बताना चाहूँगा, देखिए जो ज्वार नदमुख की बात आती है, ये जो ज्वार नदमुख बनाने वाली नदियाँ होती हैं वो जितनी भी नदियाँ आप देखेंगे भ्रंश, भ्रंश का मतलब क्या होता है? पथ से भ्रष्ट। जैसे आपने सुना होगा कि वो बड़ा पथ से भ्रष्ट है, यानी सब काम गड़बड़ करता है। यानी भ्रंश का मतलब टूटी फूटी एक तरीके से, यानी बिना किसी वैल्यू के, यानी जब मन में आए आगे बढ़ जाए, जब मन में आए उत्तर तरफ, जब मन में आए दक्षिण, जिधर भी बिना पेदी के लोटा, जैसे गाँव में लोग कहते हैं, बस वैसे ही समझ लीजिए। तो कौन सी नदियाँ ज्वार नदमुख बनाती हैं? पहला प्रश्न तो आप यही समझ लीजिए कि जो भ्रंश नदियाँ होती हैं वो ज्वार नदमुख बनाती हैं। अब आपको इसमें ये देखना है कि इसमें कौन सी नदी है तीनों चारों में जो भ्रंश नदी है। तो भैया गंगा जी बड़ी फेमस नदी है, ये तो भ्रंश हो नहीं सकती। ताप्ती नदी ही एक ऐसी नदी है जो भ्रंश नदी का निर्माण करती है, यानी जैसे मन में आता वैसे बह जाती है। गोदावरी एक नदी है, महानदी भी नदी है। यानी इस क्वेश्चन का तो सही जवाब आपका हो गया, मिल गया ऑप्शन बी। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भ्रंश नदियों का कारण क्या है। तो देखिए भ्रंश नदियों में बहने वाली नदियां जो होती हैं समुद्र में मिलने से पहले ज्वार नदमुख, जिसको हम स्ट्वेरीज कहते हैं, का निर्माण करती हैं। ताप्ती भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा के लगभग समानांतर 724 किलोमीटर की लंबाई में एक द्रोणी में प्रवाहित होती है। यह महाराष्ट्र के खानादेश के पठार एवं गुजरात के मैदान को पार करती हुई अरब सागर में गिरती है। तो इससे सारे प्रश्न बनते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? देखिए दो तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, दो तरीके से पूछा भी है। भारत की सबसे लंबी ताजे पानी की झील भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ऐसे ही डायरेक्टली क्वेश्चन क्या करे, भारत की सबसे लंबी झील कह दे या ताजे पानी की झील कहे, दोनों स्थितियों में वेम्बनाद झील आपको दिख रहा है। वेम्बनाद झील, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होता ऑप्शन डी। बताना चाहूंगा अब ये किस राज्य में स्थित है, ये आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, किस राज्य में स्थित है? केरल का राज्य का नाम आपने सुना होगा, केरल। केरल राज्य में अवस्थित वेम्बनाद भारत की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन ये बन जाता है, कयाल पाए जाते हैं। ये कयाल क्या होता है? एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि कयाल किस राज्य में पाए जाते हैं, तो केरल में पाए जाते हैं। कयाल वो है जो मछली पकड़ने व नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे पुन्नमदा झील भी कहा जाता है, यानी इसी वेम्बनाद झील को एक और नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम नोट कर लीजिए आप, पुन्नमदा। कौन सा भैया? पुन्नमदा झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। आइए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर।
क्या करा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, अच्छा प्रश्न है। तो हीराकुंड बांध जो है ओडिशा राज्य में, कौन से राज्य में है स्थित, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया आपका कि आपसे पूछे कौन से राज्य में है। ओडिशा का नाम आपने सुना होगा, बड़ा कहते हैं बीहड़ एरिया है। ओडिशा राज्य में संबलपुर के समीप महानदी पर स्थित है। तो आपसे नदी की बात पूछ रहा है, कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो बनाया गया किस पर, महानदी पर, यानी इस क्वेश्चन का तो सही जवाब हुआ सी। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है इसे। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कौन से राज्य में, ओडिशा राज्य में। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये इसी में कह सकता था विश्व के सबसे लंबा बांध, भैया विश्व का सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध पूछा जाए, विश्व का सबसे लंबा कह रहा हूँ, बड़ा नहीं कह रहा हूँ, लंबा बांध। अगर आपसे कहे क्वेश्चन विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो यही हीराकुंड बांध ही है जो विश्व का सबसे लंबा बांध है। कौन से राज्य में स्थित है, ओडिशा राज्य में स्थित है। अब तीसरा प्रश्न इसी से और ये पूछा जा सकता है इस बांध की कुल लंबाई कितनी है, तो इस बांध की कुल लंबाई जो है वो है 25.8 किलोमीटर यानी 25.8 किलोमीटर है। इस बांध से 3 नहरें निकलती हैं, उन 3 नहरों को भी आपको पता होना चाहिए। एक नहर का नाम है भैया बोरागढ़ नहर, और उसके बाद एक नहर और है जिसको हम कहते हैं सासन नहर, और तीसरा है आपका संबलपुर नहर। तो 3 नहरें निकलती हैं। यह परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हीराकुंड बांध जो है ये किसको जो है विद्युत प्रदान करती है, राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है। आगे बढ़ जाएंगे प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। नस्ल की बात करेंगे, ये हमारे यादव जी लोग बहुत अच्छे से नस्ल पहचानते हैं भैंसों की नस्ल। तो देखिए भैंस की कई सारे नस्ल होती हैं, जैसे मुर्रा, भदावरी, सुरती, टोंडा और भी होती हैं। ये सभी क्या हैं, नस्लें हैं, जैसे गिर, ये सभी के सभी नस्ल हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है। तो मित्र ये सुरती, आप गांव के जो दादा लोग होते हैं सुरती खाते हैं, आपने सुना होगा सुरती। तो भैंसों की सुरती नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है। यह भैंस प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो दुधारू नस्ल होती है, यानी बहुत दूध देती है। इसके अतिरिक्त अगर गुजरात में आपको मान लीजिए ये नहीं दिया होता, कहीं गिर दिया होता, तो आप समझ लेते कि गिर भी हो सकता है। गिर नस्ल भी जो है ये भैंस की ही नस्ल है जो वहाँ पर पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था। अगला प्रश्न आ चुका है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आपको बताना चाहूँगा भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल के कार्यकाल में ही 1960 ईस्वी में देश में पहली बार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके बारे में अब अगर वर्तमान में इसका नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत। किसके नाम पे पड़ा, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पे थोड़ा सा चर्चा करता हूं। देखिए गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, ऊधमपुर जिले, उत्तराखंड, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, यानी वर्तमान में ये कहाँ चला गया, वर्तमान में ये जो है उत्तराखंड में चला गया है। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था ये जान लीजिए, 17 नवंबर 1960 ईस्वी को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम पे किया था। पहले जब किया था तो इसका नाम ये था, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष 1972 में इसका नामकरण किया गया और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर कर दिया गया। इस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हरित क्रांति का जनक नहीं, हरित क्रांति का अग्रदूत, हरित क्रांति का
दूत भी कहा जाता है? तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न निकल के आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हर प्रश्नों को आप बहुत बखूबी से ध्यान से सुना करिए। आप पीडीएफ डाउनलोड करके अगर कोशिश किया करिए, जितने पॉइंट्स मैं बोलता हूं अगर आप लिखते जाएंगे, आप देखिएगा, प्रैक्टिकल करिएगा। अभी तो ये कम क्लास हुई हैं, अभी जैसे जैसे कंप्लीट क्लासेज होती जाएंगी, दिन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी तैयारी में चार चांद लगते जाएंगे। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप जैसा कि आपको पता है लेखपाल का भी एग्जाम आ चुका है, तो लेखपाल वाले भैया स्टूडेंट याद करिए, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए रामबाण है। एक प्रश्न पक्का ले लो। मैं जो बोलने जा रहा हूँ लेखपाल के रूरल डेवलपमेंट में जो है ग्रामीण समाज वाला जो पोर्शन है, उसके अंतर्गत एक क्वेश्चन अभी मैं बोल रहा हूं, समझ लीजिए इसी के अंतर्गत आ जाएगा। आइए देखते हैं, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जरा इस पर चर्चा करते हैं। गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? सामान्य तापमान तथा भारी वर्षा, आर्द्र तापमान तथा भारी वर्षा, आर्द्र तापमान तथा सामान्य वर्षा, सामान्य तापमान तथा सामान्य वर्षा। थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, गेहूं के उगते समय, जब गेहूं उगता है तो उस समय ठंडी तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? गेहूं की खेती के लिए, ठीक है, बहुत गौर से समझिएगा, जब गेहूं उगता है उस समय किसकी जरूरत होती है? ठंडी तथा आर्द्र जलवायु। ठंडी तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। कब? उगते समय। अच्छा ठीक है, पहला प्रश्न तो ये पूछा जाएगा आपसे कि गेहूं उगते समय उसको कैसे जलवायु की आवश्यकता होती है? ठंडी तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। अच्छा, गेहूं बोते समय सामान्य वर्षा, गेहूं बोते समय जो होती है सामान्य वर्षा और 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 15 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान ये होना चाहिए। कब? बोते समय। आपसे टेम्परेचर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोते समय कितना होना चाहिए? 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होना चाहिए। अच्छा, जब फसल पकने को आ जाती है, पकते समय क्या होना चाहिए? पकते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कब ये स्थिति है? पकते समय। जैसे अब देखते हैं पक गई दे, लगभग गेहूं कट गया, तो पकते समय सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। तो 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके आगामी एग्जामिनेशन लेखपाल में भी आ सकता है। आइए 10वें प्रश्न पे चर्चा कर लेता हूं बहुत अच्छे से, क्योंकि ये लेखपाल में भी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए थोड़ा सा इस पर विस्तृत चर्चा करता हूं। खरीफ की फसल बोई जाती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, नगदी फसल, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और हमारे लगभग जो है खंड शिक्षा अधिकारी की बात करें या रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आपका लेखपाल में बात करें तो एक प्रश्न आएगा। देखिए जरा इस पे चर्चा करते हैं। रबी की फसल, खरीफ की फसल होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए मित्र। आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रबी की फसल क्या है, खरीफ की फसल क्या है। तो खरीफ की फसल जो होती है, पहले खरीफ की फसल पूछ रहा है तो आपको बताना चाहूँगा, दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर, कौन से प्रारंभ है? दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती है। जिसे इसमें कौन कौन से मुख्य रूप से फसलें हैं आप नोट करिए। चावल, ज्वार, मक्का, कपास, मूंग आदि प्रमुख खरीफ की फसलें हैं। इसकी अवधि जो होती है वो होती है जून से अक्टूबर। जैसे आप देखिए मित्र, समझिएगा, अब जो गेहूं कटेगा, गेहूं यानी कट गया होगा, अब क्या होगा? धान ही लगेगा। अब जब आप समझिए खरीफ की फसल जो होगी ये गर्मी के महीने में बोई जाती है। कब? गर्मी में बोई जाएगी। काटी कब जाएगी? ठंडी में काटी जाएगी। आप इस तरीके से याद कर लीजिए, ठंडी में काटी जाएगी। वही फसल क्या कहलाएगी? खरीफ की फसल।
खरीफ मतलब ऐसे ही आप याद कर लीजिए, खरीफ की फसल क्या होगी मित्र, गर्मी में बोई जाती है और ठंडी में काटी जाती है। खरीफ की मुख्य फसलों में अगर देखें तो आपका चावल, ज्वार, मक्का, कपास, मूंग ये सभी हो गए। चावल हो गया, गन्ना भी इसी के अंतर्गत आता है, आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो गन्ना भी इसी टाइम लगेगा। जो गन्ना लगाना चाहते हैं गन्ना लगा लीजिए। चावल, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि ये जो है फसलें जो होती हैं आपकी खरीफ के अंतर्गत आती हैं। आशा करता हूं कि आपने नोट कर लिया हो। खरीफ की फसल जो होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं रबी की फसल के, थोड़ा चर्चा कर लें। अब रबी की फसल क्या होती है, इसके अंतर्गत रबी के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं नोट कर लीजिए आप पहले। गेहूं हो गया, चना हो गया, चना उसमें नहीं आता, चना इसमें आता है। चना भी जो है आपका गेहूं, चना, जौ, सरसों, अलसी। अब देखिए आपका आलू भी खत्म हो गया, आलू भी इसी में रख सकते हैं लेकिन उसको बांटा जाता है। ठीक है, ये सभी क्या है, रबी की फसल है। रबी, अब रबी के फसल की पहचान क्या होती है ये समझ लीजिए। रबी की फसल जो होती है ये मित्र ठंडी में बोई जाती है। रबी का मतलब रबी ठंडा है, ऐसे समझ लीजिए। ठंडी में बोई जाती है और गर्मी में काटी जाती है। अभी देखिए काटी गई ना, आप ऐसे समझ लीजिए। रवि किसका पर्यायवाची शब्द है, सूर्य का। किसका है पर्यायवाची शब्द, सूर्य का। तो ये सूर्य काटेगा, क्या करेगा, काटेगा। यानी रबी की फसलें कटती हैं कब, गर्मी में। बोई कब जाएंगी, यानी उसके उल्टा यानी ठंडी में बोई जाती हैं। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब लेकिन एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि रबी की फसल और खरीफ की फसल के बारे में कि कौन से कटिबंध में बोई जाती है। 2 कटिबंध आपको दे दिया जाएगा, उन कटिबंधों को लिख देना चाहूँगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण बताइए आप लोग, उष्ण कटिबंधीय एवं शीतोष्ण। नाम से तो आप समझ ही गए होंगे, बता ही लेंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय। देखिए मैं इस पे चर्चा कर देता हूँ। खरीफ फसलों के लिए जो है मैंने आपको बताया कि अभी अभी खरीफ की फसल जो है क्या होगी, दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती है, यानी गर्मी में बोई जाती है। उष्ण का मतलब ही होता है गर्मी उत्पन्न करना, यानी ये क्या है भैया, खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है ये, खरीफ की फसल है, उष्ण कटिबंधीय। इसीलिए शीतोष्ण कटिबंधी यानी ठंडी में बोई जाएगी, गर्मी में काटी जाएगी। क्या होगी मित्रों, जो होती है ठंडी में बोई जाएगी। खरीफ की फसलें आपको बताया कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत लाइएगा, ये हो जाता है, कन्फ्यूज कर देता है। मैंने आपको बताया खरीफ की फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर बोई जाती है। चावल, ज्वार, मक्का, कपास, मूंग आदि ये सब खरीफ की फसल होती हैं। शीतोष्ण कटिबंधी यानी ऐसे फसल जो ठंडी में बोए जाते हैं और गर्मी में काटे जाते हैं। ठंडी में जैसे क्या क्या बोलते, गेहूं, चना, जौ, सरसों, अलसी, ये सभी शीतोष्ण कटिबंधी होते हैं। इसको रबी की फसल कहते हैं या रबी के फसल के अंतर्गत रखते हैं। हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर समझ लीजिए, रबी की फसल ठंडी में बोई जाएगी, खरीफ की फसल गर्मी में बोई जाएगी। रबी की फसल गर्मी में कटेगी और खरीफ की फसल ठंडी में कटेगी। अब क्या होगा, इस समय किसका मौसम आया है, खरीफ की फसलों का। यानी खरीफ की फसल अब क्या क्या लगेंगी, चावल, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि ये सभी अब बोई जाएंगी, उनका समय आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपने समझ लिया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा कि आपको पता है प्रत्येक दिवस हम आपके बीच में एक प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब आपको मिलता है अगले पार्ट में। आइए इस क्वेश्चन का भी देख लेते हैं जो हमने कल की डेट में पूछा था और बहुत कम बच्चों ने जवाब दिया था। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। जैसा कि आपको पता है मित्र, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ देश है। भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर है, जिसको हम 7516 समथिंग मान लेते हैं।
भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी है। भारत की तटरेखा पर कुल कितने राज्य स्थित हैं, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो भारत की तटरेखा पर कुल 9 राज्य स्थित हैं। कितने राज्य? 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब 2 केंद्र शासित प्रदेश एक हो गए। कौन कौन से? पुदुचेरी और दमन और दीव। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं 9 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश जो है तटरेखा पर स्थित हैं। देखिए 9 राज्य कौन कौन से हैं, उनकी अगर बात कर लूं तो आप नोट कर लीजिए। गुजरात की जो लंबाई है तटरेखा के साथ कितनी है? 1214.70 किलोमीटर, ये गुजरात की लंबाई है। गुजरात हो गया। गुजरात के बाद आपका हो गया महाराष्ट्र की लंबाई कितनी है मित्र? ये है 652 यानी 652.6 किलोमीटर महाराष्ट्र के साथ। गोवा जो कि भारत देश का सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल की इस आधार पर 151 किलोमीटर जो है ये लगा हुआ है। फिर गोवा के बाद आपका कौन सा बचा? कर्नाटक जो है इसकी जो लंबाई है 280 किलोमीटर है। उसके बाद आपका आता है केरल राज्य की जो लंबाई है वो है 569.70 किलोमीटर। फिर तमिलनाडु के साथ जो लंबाई है वो है 906.9 किलोमीटर, 906.9 किलोमीटर आपका हो गया तमिलनाडु। फिर आपका बचा आंध्र प्रदेश के साथ जो लंबाई है वो है 973.7 किलोमीटर, ये है आपका आंध्र प्रदेश, एपी यानी आंध्र प्रदेश लिखा हूँ शार्ट में। फिर आपका आता है एक राज्य और है ओडिशा के साथ जो लंबाई है मित्र वो है 476.4 किलोमीटर, 476.46 किलोमीटर। एवं पश्चिम बंगाल बचा अभी, हाँ पश्चिम बंगाल भी ये ऊपर लिख देता हूँ मित्र। पश्चिम बंगाल राज्य की जो लंबाई है वो है 157.50 किलोमीटर। आशा करता हूं कि समझ में आ गया। अब 3 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि अभी तक 4 संघ शासित क्षेत्र थे, दमन और दीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अब ये 2 एक हो गए, तो जब दोनों को एक कर दिया है तो वैसे भी कर सकते हैं। बाकी अगर हम अलग अलग नाम देखना चाहें तो हम आपको बता सकते हैं। लक्षद्वीप 132 किलोमीटर, पुदुचेरी 30.60 किलोमीटर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 1962 किलोमीटर। अब देखिए 1962 किलोमीटर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही है, 1962 किलोमीटर अवस्थित है। अगर आपसे यही प्रश्न है, जैसे कहा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो राज्य की बात करो, आप चेक कर लो। सबसे ज्यादा आपको यहां से नजर आ रहा है कि 1214.7 किलोमीटर कौन सा है भैया? गुजरात। हमारे बहुत सारे साथियों ने जवाब दिया था, बिल्कुल सही जवाब दिया था, डी। लेकिन मैं यही प्रश्न दूसरी तरह बना देता, मैं कहता कि बताइए भारत के निम्नलिखित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो सबसे लंबी तटरेखा जो है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। कितना है? 1962 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर है। इतनी सी बातें समझ में आ गई होंगी आशा करता हूं। अब देखिए भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई जो है वो कितनी है? 5422.6 किलोमीटर। ये मुख्य भूमि से लगे हुए बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा हटा के इसको लिख देता हूं। टोटल आपने देखा तटरेखा की लंबाई मैंने आपको बताया कितना? 7516.6 किलोमीटर। बहुत प्यार से समझिए, ऐसे प्रश्नों पे थोड़ा सा गौर किया करिए। मुख्य भूमि से लगे तटरेखा की जो लंबाई है 5422.6 किलोमीटर, ये मुख्य भूमि से लगा हुआ है। बाकी बचा हुआ दूर तट से जो लगी लंबाई है वो है 2994 किलोमीटर, 2994 किलोमीटर है। तो ये है आपका, ये मुख्य भूमि है, और ये क्या है? मुख्य भूमि से दूर कुल तट की जो लंबाई है वो 2994 है। इतनी सी बातें समझ में आई। अब देखिए गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, और सर्वाधिक छोटी तटरेखा भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे मान लीजिए छोटी पूछ लेता तो आपको पता है गोवा, ऐसे याद कर लीजिए, गोवा सबसे छोटा
राज्य है भारत का, क्षेत्रफल के आधार पर और तटरेखा के आधार पर भी सबसे छोटा है। गोवा की जो तटरेखा है कुल कितने किलोमीटर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको अभी भी बताया, पंडित जी को आप दक्षिणा देते हैं कथा सुनने के बाद 151 151 रुपये। तो ऐसे आप याद कर लीजिए, गोवा की तटरेखा की जो लंबाई है 151 किलोमीटर है। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसका जवाब देना है आपको कमेंट के माध्यम से। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है कांडला, कोचीन, पारादीप, मारमा, गोवा। इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कमेंट के माध्यम से। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और जिन्होंने प्रश्नों का जवाब देंगे उनको और सहृदय धन्यवाद दूंगा। और बाकी आप ऐसे हमारे साथी जो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, टेलीग्राम ज्वाइन करें, जहां से आपको कंप्लीट प्रैक्टिस सेट और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो भी हैं, जो क्लास का नोटिफिकेशन, वो चीज़ें मिलती रहेंगी। कमेंट के माध्यम से जवाब दीजिएगा। अगर आप लाइव चैट के दौरान हैं तो लाइव चैट खत्म होने के बाद जवाब दीजिएगा, क्योंकि वही कमेंट मैं देख पाता हूं। लाइव चैट के बाद ही जवाब दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल।